नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे विलियम शेक्सपियर की बहुत ही फेमस एक पेस्टोरल कॉमेडी जिसका टाइटल है एज यू लाइक इट। तो इसकी समरी जो है हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर विलियम शेक्सपियर ने प्रेम, पहचान और जीवन के रंगों से हमें रूबरू करवाया है, जिसमें हास्य भी हैं, भावनाएं भी हैं और कुछ गहरी सीख भी आपको वहाँ पर देखने को मिलती है। तो चलिए शेक्सपियर की शानदार दुनिया में डुबकी लगाते हैं और चलते हैं ओर्डन के जंगल की ओर, जहाँ प्यार, आज़ादी और मज़ेदार घटनाएं आपका इंतज़ार कर रही है। और इस वीडियो के अंदर हम जब एज यू लाइक इट की समरी जब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम कैसे डिस्कस करेंगे वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। इस वीडियो के अंदर हम प्रत्येक एक्ट के प्रत्येक सीन को डिस्कस करते हुए चलेंगे। मे बी हो सकता है कि आप ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर लगे आपको, लेकिन यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको एज यू लाइक इट से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई शंका जो है वो नहीं रहेगी। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक्ट फर्स्ट, सीन फर्स्ट। इस नाटक की शुरुआत जो है वो ओरलैंडो और एडम की बातचीत से होती है। ओरलैंडो जो कि सर रोलंडी बॉयज़ का सबसे छोटा लड़का है और इस नाटक का आप हीरो उसको कह सकते हैं, जबकि एडम जो है वो एक बूढ़ा नौकर है। और वो दोनों जो है वो बातचीत कर रहे हैं। उसके अंदर ओरलैंडो जो है वो अपने भाई ओलिवर जो है उसकी शिकायत कर रहा है, क्योंकि जब उसके पिता की मृत्यु हुई तो उसके बड़े भाई ओलिवर को ये जिम्मेवारी दी गई थी कि वो उसको उसकी अच्छे तरीके से परवरिश करे, उसकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखे। लेकिन उसके भाई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ना तो उसको संपत्ति दी है और ना ही उसकी अच्छे से पढ़ाई लिखाई की है। तो इस वजह से वो नाराज़ है, दोनों भाइयों के बीच में तनाव चल रहा है। और जब वो बातचीत कर रहे होते हैं तभी जो है उसका भाई जो है वो ओलिवर वहाँ पर आता है और अपने छोटे भाई को जो है वो डांटता है। और उसके बाद में एक दूसरे पात्र की एंट्री होती है, चार्ल्स, जो कि ड्यूक फेडरिक का एक पहलवान है, मोटा तगड़ा व्यक्ति है। तो वो भी आता है और बाद में चार्ल्स जो है उसको, जो ओलिवर है, वो ओरलैंडो के खिलाफ लड़ने के लिए भड़काता है। तो ये सीन फर्स्ट की बात है। अब हम चलते हैं सीन सेकंड के अंदर। सीन सेकंड के अंदर जो है हमारी मुलाकात होती है रोजालिंड से, जो ड्यूक सीनियर की पुत्री और इस ड्रामा की हीरोइन है, जिसके पिता को बनवास भेज दिया गया है, जो सीलिया से बात कर रही है, जो कि ड्यूक फेडरिक की पुत्री है। दोनों एक साथ ही पली बड़ी है, दोनों के अंदर बहुत बेहद प्यार है। और इसके बाद जहाँ इसकी बातें हो रही है वहीं पर ही चार्ल्स और ओरलैंडो के साथ साथ अन्य लोग भी वहाँ पर पहुँचते हैं और वे सारे कुश्ती हॉल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर अब कुश्ती का आयोजन होने वाला है। चार्ल्स जो बहुत ही ताकतवर दिखता है और कोमल सा दिखने वाला ओरलैंडो उसे हरा देता है। जब दोनों के बीच में कुश्ती होती है तो ओरलैंडो उसे हरा देता है। तब ड्यूक फेडरिक को उसके पिता के बारे में पता चलता है कि, और ड्यूक फेडरिक जो है उसके और जो ओरलैंडो जो है उसके पिता के बीच में जो है वो टसल थी, दुश्मनी थी। तो उसको जब पता चलता है तो ये सारी बातें उसको पता चलती है। रोजालिंड को उससे उस लड़ाई के दौर दरमियान ही उससे प्रेम हो जाता है तथा वह उसे एक चैन उपहार में देती है और उसके बाद में सारे वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ड्यूक फेडरिक को जो है ये बात थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती है। इसके बाद में शुरू होता है हमारा सीन थर्ड जो है, वो रोजालिंड और सीलिया दोनों ही उसी घटना के बारे में बातचीत कर रही है कि कैसे जो है वो कोमल से दिखने वाले जो ओरलैंडो जो है उसने चार्ल्स को हरा दिया था। और जब वो बातें कर रही होती है दोनों, तो तभी जो है उसके पिता जो ड्यूक फेडरिक जो है वो वहाँ आते हैं उसको महल छोड़ने के लिए, कहते हैं कि आप जो है यहाँ से निकल जाइए। सीलिया कहती है कि ये देश निकाला आपने नहीं, आपने इनको नहीं बल्कि मुझे दिया, यानी वो उसका बचाव करती है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि दोनों बहनों के बीच में कितना प्रेम है। फिर दोनों जो है वो उसके चले जाने के बाद में दोनों बहनें जो है वहाँ से भागने की जो है एक योजना बनाती है और अपने साथ जो है वो टच स्टोन नाम के एक विदूषक, एक जो है वो जोकर आप कह सकते हैं, उसको भी अपने साथ ले लेती है। और वो अपना जो है वो भेष बदलती है, अपना नाम भी बदल लेती है। तो रोजालिंड अपना नाम गैनीमेड बदलती है, जो जुपिटर का सेवक होता है। और सीलिया जो है अपना नाम एनीमेड कर रख लेती है और महल से फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन के लिए जो है वो अपने पिता की तलाश में वो निकल जाती है। सेकंड सीन फर्स्ट जो है उसके अंदर सीन जो है वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन का सीन है, जिसके अंदर ड्यूक और एमनीज और कुछ लॉर्ड्स जो हैं वो बैठे हुए हैं और जो जंगल का जो है वो एक प्रकार से सोलिट्यूड एनवायरनमेंट जो है उसका आनंद ले रहे हैं। इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। यदि हम इसके सेकंड सीन की बात करें तो ये महल का सीन है। ड्यूक फेडरिक को समाचार मिलता है कि रोजालिंड और सीलिया जो है
वो टच स्टोन के साथ में घर से भाग गई है, तो उसको शक होता है कि वो ओरलैंडो के साथ में भागी होगी, क्योंकि उसने जब रेसलिंग हो रही थी तब देखा था कि जो ओरलैंडो की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा था, इसलिए वो सोचता है कि शायद वो ओरलैंडो के साथ भाग गई होगी। तो वो सबसे पहले तो ओरलैंडो के भाई जो ओलिवर जो है उसके घर पर बुलावा भेजता है और उसको अपने घर पर बुला करके पूछताछ करता है कि वो उनका भाई कहाँ है। और इधर जो है उस वो सीन थर्ड के अंदर जो है वो ओरलैंडो अपने घर पहुंचता है, तो उसे एडम जो है, जो कि उसका एक बूढ़ा नौकर है, वो उसको सारी घटना बता देता है कि क्या क्या है कैसे है। तुम्हारा भाई जो है वो तुम्हें मरवाना चाहता है, और वो अपने जो कुछ पैसे उस बूढ़े ने बचा करके रखे थे, उस बूढ़े व्यक्ति ने। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे कि वो उसका जो बूढ़ा नौकर है वो अपने स्वामी के प्रति कितना लॉयल है। उसने जो भी पूंजी बचा के रखी थी वो उसको दे देता है और उसको कहता है कि तुम घर से भाग जाओ। और वो भी वह फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन में चले जाते हैं, और वो जो बूढ़ा व्यक्ति जो है, बूढ़ा नौकर जो है, वो भी उसके साथ में जंगल में चले जाते हैं। अब इधर सीन जो है वो फोर्थ शुरू होता है, जंगल का सीन है। और उधर रोजालिंड, सीलिया और टचस्टोन जो है वो दोनों लड़कियों ने भेष बदल रखा है और वो जंगल में भटक रहे हैं। सीलिया चूंकि वो महल में रही है, इसलिए वो जल्द ही उस जंगल के अंदर जो है, उस फॉरेस्ट के अंदर जो है, जल्दी थक जाती है। और तभी उनको जो है वो कोरिन और सिल्वियस नाम के दो चरवाहे मिलते हैं जो आपस में प्रेम भरी बातें कर रहे हैं। सिल्वियस जो फीव से प्यार करता है, ध्यान रखना है, सिल्वियस जो फीव से प्यार करता है, बहुत बेहतरीन प्यार करता है उससे, और उसके प्यार में आहें भरते हुए वहाँ से चला जाता है। अब पीछे जो है वो कोरिन बसती है, तो वे सारे जो कोरिन से खाने के और रहने की जगह के बारे में पूछते हैं, तो कोरिन उनको बताती है कि वो तो किसी दूसरे की भेड़ बकरियाँ चराता है, उसका मालिक जो है वो भेड़ बकरियाँ और ये जो जगह जो है ये बेचना चाहता है। तो सीलिया के पास पैसे होते हैं, वो इस जगह को खरीद लेते हैं रहने के लिए। और सीन जो 5 जो है उसके अंदर आमीन्स जो है वो एक गीत गा रहा है। तो ये सीन 5 का इतना ही है। इसके अलावा हम सीन 6 की बात करें तो उधर ओरलैंडो और एडम जो है वो भी जंगल में भटक रहे हैं, क्योंकि वो भी जंगल में आ गए हैं। और अब बूढ़ा एडम जो है वो इतना थका हुआ है, घायल भी है, उम्र भी बहुत ज़्यादा है, तो वो जंगल में चलते चलते जो घायल हो जाता है। तो ओरलैंडो क्या करता है, उसको एक पेड़ के नीचे बैठाता है और उसके भोजन की तलाश में जो है वो निकल जाता है। और सीन 7 के अंदर जो है वो दूसरा दृश्य शुरू होता है, जहाँ पर ड्यूक सीनियर जो है अपने साथियों के साथ टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं, खाने का इंतजार ही कर रहे हैं। और तभी जो है वहाँ पर ओरलैंडो पहुंचता है और फोर्सफुली उनसे भोजन स्नैच करने का जो है, छीनने का प्रयास करता है। और फिर उनके बीच में बातचीत होती है, ड्यूक उनके साथ में बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुमने ऐसा व्यवहार क्यों हो गया है, लगता है तुम्हें किसी ने सताया होगा। तो और फिर वो जो है वो खाना लेकर के वापस अपने एडम के पास में आता है और ये सीन समाप्त होता है। और उसके बाद में अगला जो है हमारा सीन एक्ट थर्ड जो है वो शुरू होता है। एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट जो है, इसके अंदर जो है ये महल का दृश्य है, जहाँ पे जो आपने देखा था कि पहले ड्यूक फेड्रिक ने ओरलैंडो के भाई को बुलाने के लिए भेजा भेजा था ओलिवर को। तो वो ओलिवर को महल में ले आते हैं, उनसे कड़ाई से पूछताछ करते हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि उनका भाई कहाँ है, लेकिन वास्तव में उसको पता नहीं है। वो कहता है कि मुझे तो मेरे भाई के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। तो ये बातचीत उनकी होती है। उसके बाद में जो है वो सीन सेकंड के अंदर जो है, एक्ट थर्ड सीन सेकंड के अंदर ओरलैंडो पेड़ों पर कविताएं लिख रहा है। जंगल के अंदर भटकते हुए जो है वो पेड़ों के ऊपर स्क्रैच कर करके जो है वो कविताएं लिख रहा है। और वो ओरलैंडो जो है वो रोजालिंड का नाम भी खोद रहा है जगह जगह, जबकि जंगल के उसी भाग में रोजालिंड को वो कविताएं जो है वो कविताओं से भरा हुआ एक पत्र मिल जाता है। रोजालिंड व सीलिया जो है इसके बारे में बातें करती है कि ये पत्र किसने लिखा है, या ये इनके बारे में बातें हो रही है। तभी वहाँ पर ओरलैंडो व जेक भी पहुँच जाते हैं। सीलिया व रोजालिंड उसकी बातें सुनती है। जेक चला जाता है, रोजालिंड गैनीमेड के भेष में है, ओरलैंडो से मिलती है और उसे अपने प्रेम के इलाज के बारे में बातें, यानी वो जब बातें करते हैं तो वो कहती है, गैनीमेड के भेष में जो है वो रोजालिंड कहती है कि चिंता मत करो, मैं आपका जो है ये जो प्रेम जो आपको जो लगा हुआ है उस इस रोग का इलाज मेरे पास है, और मैं इसको कर दूंगी। आपको मेरे पास डेली आना पड़ेगा और ये ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। तो वो ऐसा उसको कहती है। उसके बाद में जो है सीन अगला जो सीन है उसके अंदर जो है द फॉरेस्ट ऑफ टच टच स्टोन एंड ऑड्रे के बीच में शादी की बातचीत हो रही है। अगला जो सीन है वो फॉरेस्ट ऑफ और जो है वो जंगल का सीन है। और वहीं पर जो है वो टच स्टोन ऑड्रे से जो है वो शादी की कस्में खा रहा है एक प्रकार से। अगला जो फोर्थ दृश्य है वो भी आपका जो है वो फॉरेस्ट का ही है, जंगल का ही दृश्य है, जहाँ पर सीलिया व रोजालिंड बातचीत करती है। ओरलैंडो के नहीं आने पर उसे संदेह कर रही है, यानी ओरलैंडो जो है वो उनसे वायदा करके गया था कि वो आपसे उनसे मिलने के लिए, उनके प्रेम का इलाज करवाने के लिए ज़रूर आएगा, लेकिन ओरलैंडो आया नहीं है। क्यों नहीं आया है?
वो हम देखते हैं कि अगला जो सीन है 5 नंबर सीन जो है अनदर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के दूसरे भाग के अंदर सिल्वियस जो फीव से बहुत ज़्यादा प्यारा प्रेम करता है, जबकि फीव उससे घृणा करती है। बातचीत करते हैं पीछे से रोजालिंड, सीलिया और कोरिन ये आते हैं। और रोजालिंड जो गैनीमेड के बीच में वो फीव को डांटती है, लेकिन फीव जो है उसको रोजालिंड का डांटना जो है वो भी अच्छा लगता है, और वो एक प्रकार से गैनीमेड से यानी रोजालिंड से ही उसे प्रेम हो जाता है। एक्ट 4 सीन 1 जो है, इस दृश्य में रोजालिंड जो गैनीमेड के भेष में है वो ओरलैंडो से मजाकिया तरीके से जो है वो प्रेम के ऊपर चर्चाएं करती है, और उसको कहती है कि तुम मेरे पास आइए, हम जो है वो कुछ डायलॉग बाजी जो है वो करेंगे, ऐसा व्यवहार जो है वो करते हैं। ऐसा कुछ खेल टाइप सा वो खेलते हैं। रोजालिंड उसकी बातों को सुनकर अंदर से खुश होती है, लेकिन अपना भेष वो नहीं खोलती है, अपना भेद वो नहीं खोलती है। सीलिया भी इसमें शामिल होती है और दोनों ओरलैंडो से मजाक करती है, लेकिन यह स्पष्ट है कि रोजालिंड उससे सच्चा प्रेम करती है। इस बात का यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अगला जो सीन है सीन नंबर 2, एक्ट 4 सीन 2, इसके अंदर होता है छोटा सा दृश्य है जिसमें जैक्स और अन्य लोड जो है वो हिरण के शिकार और उसके बाद सिर को कंधे पर रखकर एक मज़ेदार गीत गाते हैं। यह गीत जीवन और मृत्यु के विशेष रूप से मृत्यु के दर्शन को दर्शाता है, लेकिन हल्के फुल्के और व्यंग्यपूर्ण अंदाज में ये गीत जो है वो गाया जाता है। उसके बाद में इसका जो है वो एक्ट 4 सीन 3 जो है उसके अंदर जो है वो ओलिवर जो ओरलैंडो का भाई है रोजालिंड और सीलिया के पास आता है, और वो बताता है कि ओरलैंडो ने एक शेर से, यानी ओरलैंडो का भाई जो है ओलिवर, वो भी जो है वो जंगल में आ गया था, अपने भाई को मारने के लिए आया था, गलत इरादे से वो आया था, लेकिन जब वो एक पेड़ के नीचे सो रहा होता है तभी जो है वो उनका भाई वहाँ से जो है वो ओरलैंडो वहाँ से गुजर रहा होता है, और उसके ऊपर एक शेरनी हमला करती है, और वो ओरलैंडो जो है उसको बचाता है, घायल हो जाता है। और चूंकि उसने जो है वो रोजालैंड से वायदा किया था, सीलिया और रोजालैंड से, कि वो उनके पास में शाम को आएगा वो कुछ डायलॉग बाजी के लिए, लेकिन वो जब नहीं आता है तो वो अपनी एक जो खून से सना हुआ रुमाल उनको देते हैं और कहते हैं कि ये ऐसा ऐसा जा करके तुम जो है वो बताना उनको। तो अ, जब वो रुमाल उसको रोजालिंड जब देखती है तो वो एक बार बेहोश हो जाती है, लेकिन फिर जो है वो अपने आप को संभालती है, क्योंकि वो एक लड़के के भेष में है, और लड़का जो है वो कैसे बेहोश हो सकता है छोटी सी ब्लड को देख करके। तो फिर वो अपने आप को सुधार करती है, ठीक करती है, और वो एक कहती है कि मैं तो नाटक कर रही थी, और क्योंकि अब वो एक अच्छा इंसान बन चुका है तो ये इसके अंदर है। और उसके बाद में हमारा जो है वो अंतिम एक्ट 5 और सीन 1 जो है वो अंतिम एक्ट जो है वो स्टार्ट होता है, जिसके अंदर जो है वो टच स्टोन जो इनके साथ में आया था और ऑड्रे उसकी प्रेमिका की बातचीत हो रही होती है, उसी समय जो विलियम्स नाम का एक व्यक्ति आता है जो ऑड्रे से विवाह करना चाहता है। जो टच स्टोन जो है उसको धमकाता है, उसकी खिल्लियाँ उड़ाता है, उसको चेतावनी देता है और उसको दूर रहने के लिए कहता है। और यह दृश्य जो है वो कॉमेडी से भरपूर है, उसमें टच स्टोन जो है उसकी चतुराई को भी दिखाया गया है। उसके बाद में आता है सीन 2 जो है उसके अंदर ओरलैंडो और रोजालिंड जो है वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अभी तक वो जानते नहीं है। यानी ओरलैंडो अभी भी रोजालिंड से प्रेम तो करता है, पहले फर्स्ट साइट लव है उनका, लेकिन उनको पता नहीं है कि गैनीमेड जो है वही रोजालिंड है। तो गैनीमेड जो है वो रोजालिंड जो है वो गैनीमेड के भेष में जो है वो कहती है कि मैं सभी लोगों से जो है सभी लोगों का प्यार जो है वो मिलवा दूंगी, मैं ऐसा जादू करूंगी। और सिल्वियस और फीव भी आ जाते हैं वहाँ पर, और सब प्रेम के बारे में जो है वो बहस करते हैं। रोजालिंड सबको कहती है कि अगले दिन सबको उसकी योजना के अनुसार विवाह मिल जाए, यानी वो ऐसा कहती है कि मेरे पास ऐसा जादू है, मेरे पास ऐसी चीज़ है जिसका प्रयोग करके मैं कल सभी का जो है वो अपने अपने प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ जो है उनका विवाह करवा देगी, वो ऐसा वो कहती है। उसके बाद में एक्ट 5 का सीन 3 जो है उसके अंदर होता है टचस्टोन और ऑड्री की शादी की तैयारियां चल रही है। दो गायक आते हैं, वो कुछ सुंदर गीत गाते हैं, प्रेम और प्रकृति के कुछ हल्का फुल्का संगीत उसमें होता है। और उसके बाद में है एक्ट 5 सीन 4 जो है, और इसके साथ ही ये नाटक भी समाप्त होता है, जिसके अंदर पूरा जो क्लाइमैक्स यहाँ पर है, रोजलिंड सबके सामने अपने असली रूप में आती है और खुद को ड्यूक की बेटी घोषित करती है। ओरलैंडो और रोजालिंड की शादी होती है, और सीलिया और उसका जो भाई है उसकी भी शादी हो जाती है। फीव जो गैनीमेड से प्यार करती है समझ जाती है कि वह लड़की है, और अंततः सिल्वियस से वह शादी कर लेती है जो उससे बहुत बेइंतहा प्रेम करता है। टचस्टोन और ऑड्रे का विवाह हो जाता है। ड्यूक सीनियर को उसका राज्य वापस मिल जाता है, क्योंकि ड्यूक फेडरिक जो है वो जब आ रहा होता है अपने भाई के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है, तब वो एक संत से मिलता है और उसका हृदय प्रदर्शन हो जाता है। नाटक का अंत जो है वो खुशी खुशी होता है,
और सभी जो है उनका प्रेम मिल जाता है। और जो ओर्लैंडो का भाई जो है उसका जो है वो सीलिया के साथ में जो है वो मैरिज हो जाती है। तो इसके साथ ही ये कहानी समाप्त होती है। यदि आप लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे आपको ये पूरी लाइन बाय लाइन जो है आपको मिल जाएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।